नमस्कार, मारू राजस्थान के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और आज हमारी नजर रहेगी प्रदेश की बड़ी हलचलों पर जो दिन भर सुर्खियों में छाई रही। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी और कांग्रेस में बाकी बची सीटों को लेकर जारी महामंथन की। एक और जहां सीएमआर में बीजेपी की कोर ग्रुप कमेटी ने 38 सीटों को लेकर रायशुमारी की, तो दूसरी ओर दिल्ली दरबार में कांग्रेस बाकी बची 48 सीटों को लेकर लगातार माथापच्ची कर रही है। फिर बात की जाएगी पहली लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में बड़े टिकट टेंशन और टकराव की, क्योंकि सीटों के बंटवारे से महिला ब्रिगेड भी नाराज दिखी। यही नहीं, कई जगहों पर टिकट कटने से नाराज दावेदारों और उनके समर्थकों ने जमकर बवाल किया। उसके बाद बताएंगे मरुधरा के संग्राम को लेकर चुनाव आयोग की पूरी तरह से कमर कस चुकी है, जिसे लेकर सीईसी ओपी रावत ने कई जिला कलेक्टर्स और एसपी से चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। और आखिर में बात करेंगे पुष्कर मेले की, जिसका रंगारंग आगाज हुआ, जहां देसी विदेशी सैलानियों ने डेरा डाल लिया है। और चलिए इलेक्शन एक्सप्रेस के बाद सबसे पहले बात बीजेपी कांग्रेस में बाकी बची सीटों को लेकर हो रही माथापच्ची की, जिसे लेकर दोनों दल उलझन में हैं, जो अभी खत्म होती भी नहीं दिख रही। एक तरफ जहां बीजेपी 38 के फेर में फंसी है, तो वहीं कांग्रेस 48 के। 38 पर अटकी बीजेपी, 48 पर कांग्रेस का मंथन। किसे मिलेगा मौका, किसका कटेगा पत्ता? जी हां, राजस्थान के रण में दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी सीटों के बंटवारे पर आकर फंस गई हैं। कांग्रेस ने लंबी जद्दोजहद के बाद मरुधरा के संग्राम में 152 योद्धाओं को उतार दिया है। आधी रात को जारी हुई लिस्ट में पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों पर विश्वास जताया, लेकिन जिन्हें टिकट नहीं मिला उन्होंने पार्टी को जश्न मनाने का मौका ही नहीं दिया। दिल्ली से लेकर जयपुर, कोटा से लेकर बीकानेर तक समर्थकों ने खूब बवाल काटा। ऐसे में पार्टी के लिए टेंशन अब और बढ़ गई है, क्योंकि ऐसे हालात में बाकी 48 पर नए सिरे से मंथन की जरूरत है। जो टिकट वितरण में जो निर्णय किया है, ऐसी शख्सियत का टिकट काटा है जो बिल्कुल भी सराहनीय नहीं है, आलोचना के काबिल है। कोटा दक्षिण से पिछली बार उपचुनाव में जीत के अंतर को कम करने वाले प्रत्याशी शिवकांत ननवाणा का टिकट काटा गया है। हम इस चीज का विरोध करते हैं और पार्टी के आला नेताओं से ये मांग करते हैं कि अभी भी समय है, आप टिकट में बदलाव करें, अन्यथा हम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देके और कांग्रेस को प्रत्येक सीट पर हरा देंगे चुनाव। अब बात बीजेपी की, जो 38 पर आकर अटक गई है। बीजेपी पहली और दूसरी लिस्ट तो जारी कर चुकी है, लेकिन इन दोनों लिस्ट में किसी भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली है। हालांकि अविनाश राय खन्ना ने तीसरी लिस्ट में अल्पसंख्यक को टिकट देने का संकेत जरूर दिया है। हमारी पार्टी इन सब चीजों से ऊपर है। मैंने पहले कहा, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अभी 38 सीटों का डिसीजन होना है, जब तक 200 सीट अनाउंस नहीं होती उसके बाद क्वेश्चन कीजिए। जिस तरह के हालात दोनों पार्टियों के हैं, उससे जल्द ही पार पाना निहायत जरूरी है, क्योंकि अगर राजस्थान के रण में बागी ने ताल ठोक दी तो दोनों ही पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आपने देखा कि किस तरह की स्थिति अब यहां पर पैदा हो गई है, जिस तरह से अब बीजेपी को चिंता है अपने अगले 38 उम्मीदवारों की, तो वहीं कांग्रेस लगी हुई है 48 उम्मीदवारों की लिस्ट किस तरह से डैमेज कंट्रोल किया जाए। चलिए इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे। जयपुर से हमारे संवाददाता बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और दिल्ली से गोवर्धन चौधरी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले गोवर्धन जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसे ही टिकट का वितरण हुआ, कांग्रेस में बगावत का दौर शुरू हो गया, तो ऐसे में अब जो अगली सूची आनी है, जो 48 और उम्मीदवार होंगे, किस तरह से कांग्रेस एक सामंजस्य बिठाएगी कि बहुत ज्यादा बगावत ना देखने को मिले? देखिए, कांग्रेस ने बगावत की संभावनाएं पहले थी और इसी वजह से कांग्रेस ने जो उम्मीदवारों की सूची है उसको जानबूझ करके डिले किया, वरना 125 सीटों के आसपास ऐसी संख्या थी जहां पर वो पहले भी सूची जारी कर सकती थी। लेकिन एक रणनीति के तहत बगावत को रोकने के लिए कि बगावत
अगर हो भी तो बागी उम्मीदवारों को अपना पर्चा दाखिल करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं मिले और फील्ड में काम करने को ज्यादा वक्त नहीं मिले, लिहाजा सूची को डिले किया गया। लेकिन ये रणनीति भी काम नहीं आई। जैसे ही आधी रात के बाद सूची जारी हुई उम्मीदवारों की, उसके बाद जिन लोगों को टिकट नहीं मिले उन दावेदारों ने राहुल गांधी के घर से लेकर एआईसीसी तक और एआईसीसी से लेकर जयपुर और जिलों तक में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अब जब ये विरोध प्रदर्शन की खबरें दिल्ली तक पहुंची तो राहुल गांधी ने यहाँ जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनको पूरी मामले की रिपोर्ट सौंपने को कहा और डैमेज कंट्रोल स्टार्ट करने के लिए भी डायरेक्शन दिए। 4 जो सह प्रभारी सचिव हैं उनको पूरा ग्राउंड वर्क करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है कि वो देखें कि कहाँ कौन कौन सा जो दावेदार है वो बगावत कर सकता है और इसको रोका कैसे जा सकता है। ये रिपोर्ट आज रात तक राहुल गांधी के सामने पेश की जानी है और बगावत रोकने के लिए समझाइश का दौर भी चल रहा है। जो कई संभावित दावेदार जो थे, संभावित उम्मीदवार जो थे, उनको समझाइश के जरिए ये बताया जा रहा है कि वो पार्टी से बगावत नहीं करे। लेकिन बहुत सारी जगहों पर जो बगावत करने के मूड में जो दावेदार हैं वो अब पार्टी की आवाज को या पार्टी की समझाइश को सुनने को तैयार नहीं है। वो निर्दलीय तौर से मैदान में उतरेंगे। बहुत सारी जगह पे ऐसा हो रहा है। तो पार्टी के लिए ये एक बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा, क्योंकि आजकल ज्यादा चुनाव में उम्मीदवार होने की वजह से जो वोटों का बंटवारा होता है जी, तो पार्टी को काफी नुकसान घाटा चुनाव में हो सकता है। पिछली जो चुनाव याद है, कांग्रेस ने पिछली बार तो लहर की वजह से एक अलग मोह था, लेकिन 2008 में बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिन पे जो जीत का मार्जिन था वो बागियों ने जो जीत का गणित है वो गंवा दिया था। तो कांग्रेस ने पुराने अनुभवों से सबक लेते हुए इस बार डैमेज कंट्रोल जरूर शुरू किया है, लेकिन अभी भी डैमेज है कि कंट्रोल होने की स्थिति में लग नहीं रहा है। यहाँ एआईसीसी से लेकर जो कांग्रेस का वार रूम है वहां तक अभी भी नाराज दावेदारों की, उनके समर्थकों की भीड़ लगातार जारी है और वो नेताओं से लगातार टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। यहाँ दोपहर से लेकर जो कांग्रेस का वार रूम है लगातार मंथन जारी है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच में कि बगावत के खतरे को कैसे रोका जाए। साथ ही जो अटकी हुई 48 सीटें हैं उनको लेकर के भी हर सीटवार समीकरणों के लिहाज से पूरा ग्राउंड वर्क किया जा रहा है। और अभी रात में ये पूरे जो नेताओं की टीम है वो राहुल गांधी के साथ फिर बैठक करेगी और उसके बाद कोई आगे जो उम्मीदवारों की दूसरी सूची है उसको जारी करने का रास्ता साफ हो पाएगा। आज जो अभी तक की सूचनाएं हैं उसके मुताबिक पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा जा सकता कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची जी। चलिए गोवर्धन, यहाँ पर कांग्रेस इस मसले पर भी जुटी हुई है। 48 सीटों को लेकर तो मंथन चल ही रहा है, लेकिन किस तरह से इन बगावती जो सुर उठ रहे हैं पार्टी में उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उस पर भी काम करना पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। रुक करते हैं जयपुर का। जयपुर से बाबूलाल दयाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, क्या कांग्रेस में उठे इन बगावती सुर का फायदा बीजेपी उठाएगी? बिल्कुल मौके की ताक में है। बीजेपी के जो नेता हैं उनकी आज तो बाँछें खिली हुई नजर आई जब कल 152 की सूची आई देर रात और आज दिन भर बवाल मचा रहा, उम्मीदवारों का विरोध होता रहा। तो बीजेपी को लगा कि जो सत्ता विरोधी लहर है उसके बाद जो माहौल बना हुआ था और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो निराशा का भाव था कि वन वे ट्रैफिक है, एक तरह से पार्टी संघर्ष नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जो पूरे प्रदेश में गंगानगर से लेकर बीकानेर से लेकर कोटा तक जो माहौल बना हुआ है कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद, उससे बीजेपी की बाँछें खिली हुई है। पार्टी के नेता बहुत उत्साहित है और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में जो बगावत के शुरू उठे हैं इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और पार्टी सत्ता में लौट सकती है। तो आज से एक नए सिरे से रणनीति बना रही है बीजेपी और कुछ फायदा भी आज पार्टी को मिलता हुआ नजर आया जब रामकिशोर सैनी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में आ गए। अशोक धाबाई करौली के नेता हैं वो बीजेपी में आ गए। बहुत सारे नेता आ रहे हैं, लेकिन त्रिकोणीय, 4 कोणीय, 5-5 कोणीय मुकाबले होते हुए नजर आएंगे। दर्जनों सीटों पर आज की जो स्थिति है उसमें 50-60 सीटों पर कांग्रेस को बगावत का सामना करना पड़ रहा है और बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। वक्त रहते पार्टी ने उनको राजी नहीं किया तो, और अल्पसंख्यक बहुत खुश हैं। कल जो लिस्ट आई उसमें माइनॉरिटी के जो उम्मीदवार उनको टिकट मिला और आज एक बड़ा सियासी जलसा होने जा रहा है जिसको कवर करने के लिए अरबाज अहमद हमारे साथी सहयोगी जा रहे हैं।
कांग्रेस ने अरबाज 9 माइनॉरिटी के जो एस्पिरेंट कैंडिडेट हैं उनको मैदान में उतारा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, जिस तरह से अब जो बागी यहाँ पर हुए हैं, दोनों ही पार्टियां, दोनों ही सियासतदान जो हैं पार्टियों के, अब वो अब जरूर से इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए। तो चलिए, यहाँ पर आपने देखा कि दोनों ही पार्टियों में किस तरह से बागियों को कंट्रोल करने की कवायद है, तो दूसरी ओर हर एक दल इसका फायदा उठाने की भी कोशिश में जुटा हुआ है। टिकट कटने के बाद नेता बगावती सुर अपना रहे हैं। वहीं कांग्रेस की महिला ब्रिगेड भी बिफरी हुई है। कांग्रेस ने 18 महिलाओं को टिकट दिया है। हंगामे की ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महिला ब्रिगेड की नाराजगी का सबूत दे रही है। एक तस्वीर है ज्योति खंडेलवाल की, तो दूसरी तस्वीर है अर्चना शर्मा की। बता दें कि ज्योति खंडेलवाल ने पीसीसी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं अर्चना शर्मा को टिकट नहीं मिलने पर समर्थक विरोध जता रहे हैं। तो कांग्रेस की पहली लिस्ट के बाद कहीं खुशी दिखी तो कहीं गम का गुबार दिखा। कांग्रेस ने 79 वैसे उम्मीदवारों को लिस्ट से बाहर कर दिया जिन्होंने 2013 में पंजे के निशान पर चुनाव लड़ा था। बेटिकट होते ही बवाली हो गए। उम्मीदवारी गई तो उन्मादी हो गए। कांग्रेसी कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। रात का गुस्सा दिन में उबल पड़ा। जिन 79 नेताओं का टिकट कटा, उनमें से जिनको टिकट कटने का अंदेशा पहले से था, उनके समर्थक तो खामोश रहे, लेकिन जिनके अरमानों को लिस्ट आने के बाद पलीता लगा, उनके समर्थक बेकाबू हो गए। कुर्सियां उछाली गईं, मेजें तोड़ी गईं, फिर भी बात नहीं बनी तो सरेराह आगजनी पर उतर आए। कोटा दक्षिण में तोड़फोड़ कर रहे शिवकांत नंदवाना के इन समर्थकों को ही देख लीजिए। साफ साफ कह रहे हैं, शिवकांत नंदवाना नहीं तो कोई और नहीं। पार्टी के आला नेताओं से ये मांग करते हैं कि अभी भी समय है, आप टिकट में बदलाव करें, अन्यथा हम सारे कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा देके और कांग्रेस को प्रत्येक सीट पे हरा देंगे चुनाव। कांग्रेस पुनर्विचार करे इस बारे में और टिकट दिया जाए कोटा दक्षिण से। निश्चित तौर पर दक्षिण है। सिर्फ सबसे मजबूत उम्मीदवार शिवकांत नंदवाना और शिवकांत नंदवाना है। शिवकांत नंदवाना की जगह राखी गौतम को प्रत्याशी बनाए जाने से कोटा दक्षिण सीट पर बवाल मचा है। शिवकांत नंदवाना के साथ साथ 79 लोगों का टिकट कटा है। उनमें से कई अपने इलाके के दिग्गज कांग्रेसी रहे हैं। बीकानेर पश्चिम से बीडी कल्ला, तारानगर से चंदनमल बैद, मंडावा से डॉक्टर चंद्रभान, शाहपुरा से आलोक बेनीवाल, बयाना से निर्भय लाल जाटव, अजमेर उत्तर से श्री गोपाल बाहेती, सिरोही से संयम लोढ़ा, विद्याधर नगर से विक्रम सिंह, परवत्सर से लच्छाराम का टिकट पार्टी ने काट दिया। शुक्रवार सुबह टिकट कटने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बवाल की जो तस्वीर आनी शुरू हुई, उसकी शुरुआत गुरुवार की देर रात दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर से ही शुरू हो गई थी और सुबह होते होते वो आग कोटा, जयपुर और बीकानेर तक पहुंच गई। शहर दर शहर इस विरोध को देखते हुए दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें पायलट, गहलोत, शैलजा समेत कई दिग्गज शामिल हुए और इस असंतोष को खत्म करने की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस की एक और लिस्ट आने वाली है। हो सकता है जिन जिन 79 लोगों का टिकट कटा है, उनमें से कुछ को किसी और जगह से मौका मिल जाए, लेकिन उनकी संख्या 2-4 से ज्यादा नहीं होने वाली। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने उम्मीदवार बागी होकर दूसरी राह चुनते हैं और कितने खामोश होकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस ने भले ही टिकट बंटवारे में देरी की, लेकिन जब कांग्रेस की लिस्ट आई तो कांग्रेस सर्व समाज को साधने में बीजेपी से अव्वल साबित हुई। राजस्थान के रण में कांग्रेस का दांव। महिला और मुस्लिम दावेदारी में कांग्रेस आगे।
युवाओं पर भरोसा जताने में कांग्रेस ने मारी बाजी। राजस्थान के रण की तस्वीर अब साफ होने लगी है। बीजेपी ने अपने 162 उम्मीदवारों के नाम तय किए तो कांग्रेस के 152 चेहरे भी सामने आ चुके हैं। हालांकि दोनों ही पार्टियों को अभी कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार तय करना बाकी है, लेकिन अब तक की जो तस्वीर सामने आ रही है उससे राजस्थान के रण की दिशा भी साफ दिखने लगी है। कांग्रेस ने भले ही अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने में देरी की, लेकिन देर आए दुरुस्त आए के सिद्धांत पर चलते हुए कांग्रेस कई मामलों में बीजेपी से बाजी मारती दिख रही है। सबसे पहले बात करते हैं महिला उम्मीदवारों की। महिला मुख्यमंत्री वाली बीजेपी ने अपनी 2 लिस्ट में 162 उम्मीदवारों में 19 महिलाओं पर अपना भरोसा जताया, तो कांग्रेस ने 152 सीटों में 19 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा। बात करें मुस्लिम उम्मीदवारों की, तो जहां बीजेपी का खाता अब तक 0 पर है, वहीं कांग्रेस ने अब तक 152 सीटों में से 9 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। हालांकि वंशवाद में भी कांग्रेस ने ही बाजी मारी। जहां बीजेपी ने परिवारवाद के तहत 9 लोगों को टिकट दिया, तो विरासत वाली सियासत को कांग्रेस ने कुल 15 टिकट से नवाजा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने मौजूदा विधायकों या पिछली बार चुनाव लड़ने वाले नेताओं के टिकट काटे हैं, लेकिन कांग्रेस यहां भी बीजेपी से आगे रही। जहां बीजेपी ने 162 सीटों में से 42 लोगों के टिकट काटे, तो कांग्रेस ने करीब 50% टिकट काटे। 152 सीटों में कांग्रेस ने अब तक 79 टिकट काटे हैं। दरअसल कांग्रेस ने युवा और महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाने के लिए अपने वैसे दिग्गजों के टिकट काटने का फैसला लिया था जो लगातार 2 चुनाव हार चुके हैं, और इस जद में पार्टी के कई दिग्गज भी आ गए। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि दिग्गजों का टिकट काटकर नए लोगों पर भरोसा जताने की कांग्रेस की रणनीति क्या पार्टी को सत्ता दिला पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तय हो गया है कि पहली बार सचिन पायलट विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक से उम्मीदवार बनाया है, लेकिन क्या है टोंक की पायलट पॉलिटिक्स, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव के लिए पायलट ने क्यों किया टोंक का चुनाव? मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पायलट पॉलिटिक्स। राहुल गांधी जी के आदेश के बाद और अशोक गहलोत जी के निवेदन के बाद मैं भी चुनाव विधानसभा का लड़ूंगा। पहले सचिन पायलट ने राजस्थान के रण में उतरने के ऐलान के साथ सबको चौंकाया, और अब टोंक सीट से उनकी उम्मीदवारी भी हैरान कर रही है। सियासी दिग्गज से लेकर राजनीतिक पंडित अब आकलन में जुटे हैं कि सचिन पायलट ने चुनाव लड़ने के लिए टोंक सीट का ही चयन क्यों किया। पायलट के पास कई सीटों से चुनाव लड़ने का ऑफर था, फिर भी टोंक सीट को ही फाइनल क्यों किया? इस सवाल को समझने से पहले जरा टोंक विधानसभा सीट को भी समझ लीजिए। 2,23,000 कुल मतदाता, 55,000 मुस्लिम मतदाता, 50,000 एससी और 23,000 गुर्जर मतदाता, 17,000 माली और 15,000 जाट मतदाता, 12,000 महाजन और 14,000 ब्राह्मण मतदाता, साथ ही मीणा और राजपूत जाति के भी 7,000 वोटर्स हैं। यानी टोंक का सियासी गणित मुस्लिम और एससी मतदाता के भरोसे ही है। टोंक में हुए अब के चुनाव में 7 बार कांग्रेस ने बाजी मारी है, तो 5 बार बीजेपी ने परचम लहराया है। अभी वर्तमान में बीजेपी के अजीत सिंह मेहता टोंक से विधायक हैं और बीजेपी के प्रत्याशी भी। अब जरा ये समझ लीजिए कि आखिर कांग्रेस ने सचिन पायलट को टोंक से क्यों उतारा। पायलट को टोंक क्यों पसंद है? टोंक विधानसभा सीट अजमेर और दौसा के बीच स्थित है। टोंक सीट जयपुर के भी करीब है। आपको बता दें कि सचिन पायलट का ससुराल फारूक अब्दुल्ला के परिवार में है। अब्दुल्ला परिवार का नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल फेम है। मुस्लिम, एससी, गुर्जर और माली वोटों को साध कर पायलट की राह आसान हो सकती है। सामाजिक समीकरण, कास्ट इक्वेशन, ये 2 चीजें हैं जो उनके हक में जाती है, जो उनकी जीत के लिए रास्ता बनाती है, मजबूत रास्ता बनाती है। और टोंक में चूंकि वो अकेली राजस्थान की मुस्लिम रियासत रही है, अकलियत की मौजूदगी साइजेबल है,
जो अभी कांग्रेस के प्रति ज़्यादा अपने को करीब पाते हैं, इस नाते उन्होंने इस फैसले को किया है। मैं समझता हूँ आगे आने वाला समय टोंक के विकास के लिए स्वर्णिम युग होगा और सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सारी जातियाँ, सारे वर्ग मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त करवाएंगे। टोंक जिले का कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तरह खुश है और उमंग से है कि हम चारों सीटें जिता के लाएंगे और आसपास के जिलों में एक तरफा माहौल रहेगा। सचिन पायलट पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। दौसा और अजमेर से सांसद रहे पायलट के लिए टोंक एक वैसी ही मजबूत सीट हो सकती है जैसे कि सरदारपुरा सीट अशोक गहलोत के लिए सुरक्षित सीट है। पहले माना जा रहा था कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट दौसा या अजमेर जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं, लेकिन अब पायलट ने टोंक से ताल ठोक दी है, क्योंकि टोंक के जातिगत और राजनीतिक समीकरण पायलट के पक्ष में है। पायलट के टोंक आने से बीजेपी को टोंक के लिए अब नए सिरे से नई रणनीति बनानी पड़ेगी। कैमरामैन एहसान अली के साथ बीके शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी ने पायलट के खिलाफ एक प्लान तैयार किया है। क्या है वो प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। बीजेपी का कांग्रेस से सवाल। कांग्रेस के दिग्गज क्यों छोड़ रहे कर्मभूमि? क्या है टोंक में बीजेपी का पायलट प्लान? लंबी जद्दोजहद के बाद कांग्रेस ने आधी रात को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट में एक नाम ने बीजेपी को बड़ा मुद्दा दे दिया है और वो नाम है पीसीसी चीफ सचिन पायलट का। बीजेपी नेता अविनाश राय खन्ना ने पायलट को टोंक से लड़ाने पर कांग्रेस से सवाल पूछा है, आखिर कांग्रेस के दिग्गज अपनी कर्मभूमि छोड़ दूसरी जगह से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? कोई ऐसा नयापन जो हम लोग सब देख रहे थे वो उसमें कहीं नहीं है। इसलिए मैं कहना कि अपना कार्यक्षेत्र छोड़ के भागना, देखिए जब पंजाब में हम बात करते हैं उसको भगोड़ा बोलते हैं हम लोग, जहां बोलते हैं ना, आप भी थोड़ी देर में बोलने लग जाओगे, जनता भी बोलेगी कि वहां की जनता कहेगी हमारा वो कैंडिडेट भाग गया, और यहां कहेंगे कि जहां से भागा है इसको यहां पर स्थापित मत होने देना। सिर्फ सवाल ही नहीं, बीजेपी ने टोंक में पायलट को घेरने के लिए प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके साथ ही पार्टी में चल रही उथल पुथल को खत्म करने का दावा किया है, बल्कि तीसरी लिस्ट में अल्पसंख्यक को टिकट देने के संकेत भी दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता भी जो है वो बागी होकर चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर किसी ने ऐसी कोई बात कहीं से आती है तो हमारा एक सिस्टम है पार्टी का, हमारा एक पार्टी एक परिवार की तरह हम मानते हैं। पार्टी को एक संगठन ऐसा है कि हम समझा बुझाकर अगर ऐसी बात आती है तो उसको ठीक करेंगे। जाहिर है मरुधरा के महासंग्राम में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के टोंक से चुनाव लड़ने के फैसले पर सवाल उठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि दौसा और अजमेर में पार्टी इसी मुद्दे को भुनाएगी। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बीजेपी द्वारा देवस्थान मंत्री राजकुमार रिणवा की टिकट काटे जाने के बाद अब वो बगावत पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने सीएम वसुंधरा राजे पर बिना कारण टिकट काटने का आरोप लगाया है। रिणवा के मुताबिक उन्होंने पार्टी के हर काम में नए रिकॉर्ड बनाए हैं, फिर भी प्रत्याशी ना बनाना उनके साथ धोखा है। रिणवा ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के बीच कल नामांकन दाखिल करने की घोषणा की। आज कर रहा हूँ अपने आप को महसूस कि किस कारण से जिस पार्टी का इतना स्टैंडर्ड है, इतना जिसकी एक मर्यादा है, वो पार्टी अगर इस तरह के निर्णय अगर करने लग गई तो इससे बड़ा दुख का कोई कारण नहीं हो सकता कि जो आदमी जो एकमात्र सीट बीकानेर जिले में सबसे ज्यादा वोटर उस सीट का अगर काट देंगे कर देंगे, और जो लोग कोई महत्व नहीं रखते हैं पार्टी में कभी, उन लोगों को तत्काल ज्वाइन करा कर टिकट दे देंगे, ये बात तो बर्दाश्त जनता कैसे करेगी। और चलिए वहीं आपको बता दें कि श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से जमींदारा पार्टी की प्रत्याशी कामिनी जिंदल कल अपना नामांकन दाखिल करेंगी। विधायक कामिनी जिंदल विनोबा बस्ती के अपने कार्यालय से जिला कलेक्टर दफ्तर नामांकन पत्र भरने के लिए रवाना होंगी। इस अवसर पर उनके साथ जमींदारा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडी अग्रवाल सहित अनेक पदाधिकारी मौजूद रहेंगे।
सियासत में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। तभी कल तक गुलाबचंद कटारिया से दोस्ती का दावा करने वाली हस्तियों ने आज सियासी मैदान में उन्हें धूल चटाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया है। दोस्त फेल होता है तो ज्यादा दुख होता है, पर टॉप पर पहुंच जाए तो उससे ज्यादा दुख होता है। यकीन नहीं तो सूबे के गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया को देखिए, जिनके सियासी दुश्मनों ने अब उन्हें धूल चटाने के लिए कसम खा ली है। कभी कटारिया के खास दोस्त रहे वरिष्ठ बीजेपी नेता मांगीलाल जोशी का दावा है कि कटारिया ने हमेशा उनके साथ विश्वासघात किया। भारतीय जनता पार्टी आज गुलाबचंद कटारिया के गिरवे है और यहाँ थोड़ी सी किसी व्यक्ति की हाइट बढ़ी और उसको काट करके नया व्यक्ति को लाना, और आज जो नई टीम है हर दृष्टि से बदनाम है, तो पार्टी की प्रतिष्ठा भी दुर्बल हो रही है। तो इन्होंने हर पद से मेरे को हटाने की कोशिश की, क्योंकि इनको स्पाइलेस, इनको कोई हड्डी वाला व्यक्ति जिसका आधार हो। अब रणधीर सिंह बिंडर के ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा दिया आरएसएस के वर्कर को मराने का, क्योंकि रणधीर सिंह के पास पावर थी। तो मोदी की आंधी में रणधीर सिंह जी ने बीजेपी की जमानत जब्त कराई। दरअसल महत्वाकांक्षा के इस दौर में हर व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, भले ही किसी अपने के सीने पर ही पांव क्यों न रखना पड़े। यही वजह है कि गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया से सियासी दुश्मनी पाले बैठे लोगों की लंबी फहरिस्त है। आदमी जब व्यक्तिगत स्वार्थ का सोचता है तो उसको अपना पराया लगता है। जो संगठन का विचार लेके सोचता है वो तो मरे ही पार्टी को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि कई लोग मुझसे ज़्यादा योग्य इस उदयपुर में बैठे थे, लेकिन मेरा भाग्य तगड़ा था कि मैं बार बार यहाँ का एमएलए बन गया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि यहाँ दूसरे योग्य नहीं बैठे। कल तक कटारिया के दोस्त रहे उनके साथी अब इस कदर दुश्मनी निभा रहे हैं कि चुनावी समर में उन्हें हराने के लिए बीजेपी तक को झटक कर जनता सेना का दामन थाम चुके हैं। दलपत सुराणा ने तो कटारिया के सामने जनता सेना के प्रत्याशी के तौर पर नामांकन भी दाखिल कर दिया है। देखना होगा कल के दोस्त और आज के दुश्मन के वार पर कटारिया कैसे पलटवार करते हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। तो चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। 5वें दिन भी नॉमिनेशन का दौर जारी रहा। कहीं प्रत्याशियों ने शुभ मुहूर्त देखकर नामांकन किया तो कई उम्मीदवारों ने ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच नामांकन दाखिल किया। देखिए रिपोर्ट। मरुधरा के महासंग्राम के लिए 5वें दिन भी नामांकन का सिलसिला जारी है। यहाँ बीजेपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। आइए आपको बताते हैं कि 5वें दिन किस किस ने नामांकन किया। नागौर के डेगाना सीट से बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह किल्क ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद किल्क ने कहा कि वो प्रदेश में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। आमेर से बीजेपी प्रत्याशी सतीश पुनिया ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरा। इससे पहले खंडाका हाउस में सभा का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी मौजूद रहे। अलवर जिले के मुंडावर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी मंजीत चौधरी ने समर्थकों के साथ मुंडावर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और नामांकन दाखिल किया। पुष्कर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश सिंह रावत ने नामांकन दाखिल किया। नागौर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी मोहन राम चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उनके साथ मौजूद रहे। मेंढता सीट से बीजेपी प्रत्याशी मोहन राम रिठारिया ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान सांसद हरिओम सिंह राठौड़ मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले की 84 सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुशील कटारा ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस के प्रत्याशी मेवाराम जैन ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर उप निर्वाचन अधिकारी के सामने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। बांसवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुन सिंह बामनिया ने नामांकन दाखिल किया। अर्जुन सिंह बामनिया ने समर्थकों के साथ शहर में रैली भी निकाली। बता दें कि नामांकन प्रक्रिया 19 नवंबर तक चलेगी और 20 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जिसके बाद 22 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको लेकर चलेंगे तीर्थ नगरी पुष्कर में विश्व प्रसिद्ध पशु मेले की शुरुआत हो गई है। देसी विदेशी सैलानियों के यहां पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जरा देखिए। ढोल नगारों की थाप,
राजस्थान का पारंपरिक नृत्य। देसी विदेशी सैलानियों का जमावड़ा, ऊंट से अठखेलियां करते लोग, यही पहचान है विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले की। मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। जिला कलेक्टर आरती डोगरा और अजमेर रेंज आईजी बीजू जॉर्ज जोसेफ ने पूरे विधि विधान के साथ मेले का उद्घाटन किया। मेले में कई तरह के आयोजन भी किए जा रहे हैं। टूरिस्ट के लिए, यहाँ के नागरिकों के लिए दिन भर अनेक प्रकार की एक्टिविटीज आयोजित की जा रही हैं। कैमल रिलेटेड और कुछ ट्रेडिशनल गेम्स भी हैं और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम है, दीपदान का कार्यक्रम है, महाआरती का कार्यक्रम है और ये लगातार 24 तक चालू रहेगा। काफी बड़ी तादाद में टूरिस्ट आए हैं और उनके लिए प्रशासन के द्वारा पूरी व्यवस्था की गई। पुष्कर मेले में भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। ऐसे में प्रशासन के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी होती है। इसको लेकर प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। मेला के दौरान यहाँ सुरक्षा में कोई कमी नहीं होगा। इसके लिए हमने रेंज स्तर पर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है और काफी संख्या में महिला कांस्टेबल्स को भी हमने तैनात किया है। अभी आपको बाजारों में देखा होगा कि मोटरसाइकिलों में हमारा महिला गश्ती दल घूम रहा है ताकि महिलाओं के साथ कोई अप्रिय घटना ना हो, ये हमारा प्राथमिकता है। यहाँ सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। Very similar. It's great to be here. It's a wonderful place. So it was 2 years ago that I was here, not last year. Oh, one good message from Pushkar Fair. It's amazing. It's a great place. I love it here. The colors, the people, the camels. It's really beautiful. तो मेले की शुरुआत हो चुकी है। आप भी आए, एक बार पुष्कर मेले का दीदार जरूर करें और राजस्थान की परंपरा संस्कृति को समझें। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अनिल शर्मा की रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।